नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का, और ये हिस्ट्री का वीडियो नंबर 13 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 12 वीडियोस अपने साइट पर डाउनलोड कर रखे हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से हमारे में ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस सारे के सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो वो देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें जीके जीएस पूछा जाता है, स्पेशली यूपी ट्रिपल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरी सीरीज को जरूर देखें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब सिकंदर ने हमला किया था तो उस समय जो उत्तर भारत था, उस उत्तर भारत पर किस निम्नलिखित राजवंशों में किस राजवंश का शासन था। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नंदवंश। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक जो था, जो कि एक धनानंद था और जो सिकंदर का समकालीन था, और उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसी बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है और भद्रसाल उसका सेनापति था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर पहला है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। नेक्स्ट है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो इसमें कौन सा सही होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि खनामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 327 ईस्वी पूर्व के वसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईस्वी पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर पहला हो जाता है सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्सक थी, और यूनानी लेखों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिया था। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा मस्सक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। आपको यहाँ पर पूछा गया कि उस वीर और भारतीय राजा का नाम बताना है जिसको सिकंदर ने झेलम के तट पर, यानी कि जिसे हाइड स्पीच बोला जाता था, के तट पर पराजित किया था। तो यहाँ पर बता दूँ कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया था तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी वापस कर दिए थे। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा पुरु, जिसे पोरस कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा पुरु। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो यहाँ पर पूछा गया इनमें कौन है जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि डायमेकस जो है ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की सभा में भेजा था। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा डायमेकस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा। तो यहाँ पर बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है और वह भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहे जाते हैं। वह ऐसे पहले सम्राट थे जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं इसमें मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समयकाल 323 ईस्वी से 184 ईस्वी पूर्व तक रहा, और मौर्य राजवंश की जो स्थापना है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसके बाद फिर कुषाण वंश, गुप्त राजवंश जो कि 319 से 550 ईस्वी, और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। इस प्रकार विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यूनानी जो लेखक थे जस्टिन, इनके द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। तो यहाँ पर बता दूं कि जो विलियम जोन्स थे जो कि पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की।
एरियन तथा प्लूटार्क जो थे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों यहाँ पर कौटिल्य के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे। कौटिल्य इतिहास में विश्वगुप्त तथा चाणक्य इन दोनों नामों से भी जाने जाते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की थी और ये भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्यखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। चाणक्य के अन्य अनेक नाम भी प्रचलित हैं। अंशु, अंगुल, वात्स्यायन, कात्यायन आदि नाम इन्हीं में से हैं। पुराणों में उसे द्विजसर्व श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है, तो चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने जो इसमें जो क्वेश्चन का उत्तर माना गया था, ये माना गया था चाणक्य की बचपन का नाम विष्णुगुप्त। तो इस तरह से आप लोग को यही याद रखना है कि चाणक्य जो है अपने बचपन में ये किस नाम से जाने जाते थे, तो ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या है? तो कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य थे, इनके द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा कि शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ठीक है, इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मित्र। अभी मैंने बताया 7 सिद्धांत। सुहृद यानी कि मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। मित्र राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज, आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं, उसका विनाश अवश्यंभावी होता है। आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीति है उनकी नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो इस तरह से हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? जिसे डायमेकस भी बोलते हैं, तो किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो यहाँ पर बता दूं कि स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डीमेकस यानी कि डायमेकस नामक एक अपना दूत बिंदुसार के समय में राज्यसभा में भेजा था और यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो यहाँ पर बता दूँ कि बिहार में पटना यानी कि पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्रहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का जो श्रेय है ये स्नूकर महोदय को है और बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्रहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लकड़ी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर अभी मैंने यहाँ पर बताया था, इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुलंदी बाग प्राचीन था। तो दोस्तों जो बुलंदी बाग मैंने बताया यह पाटलिपुत्र का एक प्राचीन स्थान था। यहाँ से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं और इन्हें प्रकाश में लाने का जो श्रेय है ये स्नूकर महोदय को जाता है। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो कौन से मौर्य राजा थे जो कि दक्कन की विजय उन्होंने प्राप्त की थी? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासन ने पहली बार जीता था?
तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था ये ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के तट के प्रवेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख जो हैं इसमें क्या है, इनसे पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा उसका विशाल साम्राज्य था। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है ये पश्चिम भारत पर था, तो वो कौन सा अभिलेख है? तो आंसर आपका हो जाएगा ये आप जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें आनर्त और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसको भी यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, सेल्यूकस को। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर साम्राज्य की पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में परास्त किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा में त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसी व्यावहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई भी संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। तो दोस्तों ये थे यहाँ पर आज का वीडियो। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।